हेलो स्टूडेंट। फोर्थ चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं और फोर्थ चैप्टर आपका एक्सटर्नल रिलेशंस पे कि भारत के विदेशों से रिलेशन कैसे हैं। देखो, हम एक ग्लोबलाइजेशन के युग में रहते हैं जहाँ कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है और उसे अपनी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए दूसरे देशों से रिलेशन स्थापित करना पड़ता है। हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते, अलगाववाद में नहीं रह सकते। हमें कहीं से कुछ वस्तुएं लेके आनी पड़ती है, कहीं हम समुंदर शेयर कर रहे हैं, किसी से हम नदियां शेयर कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी नदियां हमारी पाकिस्तान से आती हैं, कुछ चाइना से भी आती हैं, कुछ नेपाल से आती हैं। बहुत सारे समुंदर हम शेयर करते हैं, जैसे हिंद महासागर की और अरेबियन सी की सीमाएं हमारी दूसरी देशों से लगती है। उसी तरह बहुत सारे जो चीज़ें हैं, बाउंड्रीज हैं हमारी, पाकिस्तान से लगती है, अफगानिस्तान से कुछ यहाँ जम्मू कश्मीर के आसपास लगती है। उसके बाद जो है समुंदर का जो इलाका है वहाँ हमारे कुछ है। दूसरी जो है हमें कुछ चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, हमें व्यापार करने की ज़रूरत होती है, हमें अपनी नीड्स की ज़रूरत पूरी करने की ज़रूरत होती है, शांति स्थापना के लिए ज़रूरी होती है, कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। जैसे अभी हम चाइना से हमारा बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है, लेकिन साथ साथ में यहाँ कुछ देश हैं, बर्मा के बाद साउथ ईस्ट एशिया में आ जाते हैं हम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रूनेई। यहाँ हम रोड बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। भूटान है, जैसे हमारे एक पड़ोसी देश हैं, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है। अगर आप अभी समाचारों में देखते हो तो लिपू लेख नाम की एक जगह है जहाँ भारत रोड बना रहा था, वहाँ अब नेपाल के साथ क्राइसिस चल रहे हैं हमारे, ठीक है। अब कोविड-19 में देखते हो आप, बहुत सारे देश हमसे दवाई मांग रहे हैं, बहुत सारी हेल्प हमारे दूसरे देश कर रहे हैं। तो इस तरह से एक ऐसे समाज में रह रहे हैं हम जहाँ दुनिया को ग्लोब माना है, ग्लोबल गांव माना है। ग्लोब जो है, सारा विश्व जो है एक गांव हो चुका है और उस विश्व गांव में कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश आइसोलेशन में नहीं रह सकता, एक अकेला नहीं रह सकता। हमें दूसरे देशों से संबंध स्थापित करने होते हैं और ये संबंध जो है प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो मुद्राएं हैं वो आप मेसोपोटामिया में देखते हो। तो इसका मतलब ये है व्यापार सदियों से चला आ रहा है और दूसरे देशों के साथ रिलेशन थे, तभी वहाँ के ग्रीक जो है राजा हमारे यहाँ आते थे। ग्रीक की शराब या दूसरी चीज़ें हमारे देश में आती थी। हमारे देश से हाथी दांत, नील मणि, ये वो ग्रीक में जाया करते थे। तो वर्तमान में भी यही प्रक्रिया है और कोई भी देश विश्व में, इतने सारे देश हैं 210 के करीब, कहीं ना कहीं ये देश आपस में इंटग्रल है, एक दूसरे से रिलेशन स्थापित करते हैं। किसी के साथ किसी के अच्छे रिलेशन नहीं है, किसी के साथ कंट्रोवर्सीज हैं। देखो, कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जब हम एक देश के संबंध पढ़ते हैं, इंटर रिलेशन पढ़ते हैं नेशंस के आपस में, राज्यों के, तो उसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहते हैं। जो आपका ये चैप्टर है ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का विषय है, जिसे आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो एक अलग से सब्जेक्ट के रूप में पढ़ोगे। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हमेशा धुंध में काम करती है और इसका धुंध का मतलब होता है सामने कुछ और होता है, दिखाई कुछ और देता है और होता कुछ और है, मतलब। और एक और कोटेशन फेमस है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, कोई भी देश आपस में ना तो परमानेंट मित्र होता है और ना ही शत्रु होता है, ना ही फ्रेंड होता है और ना ही एनिमी होता है। आज हमारे संबंध जैसे पाकिस्तान से बिगड़े हुए हैं या चाइना से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, तो हो सकता है आने वाले बी होप की
बहुत अच्छे संबंध हमारे भविष्य में अच्छे स्थापित हो जाएं, चाइना से हमारी अच्छी स्थापित हो जाए। हमारा एक मित्र देश है जो बहुत पुराना यूएसएसआर, लेकिन आज जो है इसके साथ हमारे संबंध ठंडे पड़े हुए हैं। लेकिन 70s के दशक में यही रसिया के साथ, जिसे पहले यूएसएसआर बोलते थे, आज ये रसिया है, उसके साथ हमारे जो संबंध थे बड़े अच्छे थे। अमेरिका के साथ संबंध हमारे बहुत कटु रहे हैं, बहुत लंबा इतिहास रहा है, क्योंकि अमेरिका हमेशा से ही पाकिस्तान का फेवर में रहा है अमेरिका। लेकिन वर्तमान में आप देखो अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भारत की तरफ झुकी हुई है। एक मैंने शब्द का नाम लिया, फॉरेन पॉलिसी। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है विदेश नीति। जब हम किसी नीति के तहत विदेशों से संबंध स्थापित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। लेकिन इसमें एक बात आपने ध्यान रखना कि फॉरेन जो पॉलिसी है वो नेशनल इंटरेस्ट पे चलती है हमेशा। नेशनल इंटरेस्ट, ये नहीं है कि यूएसएस हमारा दोस्त है तो हम उसके लिए अपने हित त्याग देंगे। हम यूएसएसआर के साथी इसलिए हैं क्योंकि यूएसएसआर हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए बहुत बढ़िया है। उससे हम अपने इंटरेस्ट बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, हमें उनसे फ़ायदा है। सीधी सीधी बात ये है कि यूएसएसआर के साथ हमारे संबंध करने से हमें फ़ायदा होता है और यूएसएसआर को भी हमसे फ़ायदा है। तो इसीलिए वो क्या करेगा? हमारे से संबंध स्थापित करेगा। और इसीलिए कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट शत्रु या दोस्त नहीं होता। उसके बाद जो मैंने बताया कि नेशनल इंटरेस्ट पे आपकी फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करती है कि अगर आपको किसी देश से संबंध स्थापित करने में आप फ़ायदा हो रहा है। मान लो चाइना, कैसे कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ आ रही है, और ये भी कहा जाता है कि चाइना का जो व्यापार हमारे फेवर में नहीं है, क्योंकि 65% वस्तुएं वहाँ से आ रही हैं और हम सिर्फ 35% वस्तुएं ही वहाँ भेज रहे हैं। तो ये व्यापार जो है हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा ही होगा, तभी तो हम वो पॉलिसी अपनाए हुए, नहीं तो हम सारे संबंध स्थापित तोड़ ही ना देना। उसके बाद जो नेशनल पॉलिसी बनती है आपकी नेशनल इंटरेस्ट में, और नेशनल इंटरेस्ट एक देश अपने पूरे कैसे कर सकता है? वो पूरे कर सकता है पावर के आधार पर। और पावर भी पहले जैसे मिलिट्री, एक ही तरह की पावर नहीं है, मिलिट्री भी पावर है, अब तो इकोनॉमिक पावर सबसे ज़्यादा है। ये सारी बातें आप समझोगे, मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर है, आपकी टेक्नोलॉजी की पावर है, ये सारी। और वर्तमान युग तो टेक्नोलॉजी का युग है। मिलिट्री जब पावर हुआ करती थी, सेकंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुए, और उसमें इस तरह की पॉलिटिक्स बड़ी धूमधाम से चली। लेकिन अब जो है ये युग इकोनॉमी का युग है, ये युग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग है। आप पढ़ोगे जापान के बारे में, जापान मिलिट्री रूप से बहुत ही कमज़ोर देश है, लेकिन उसकी इकोनॉमिक पावर, उसकी टेक्नोलॉजिकल पावर वो बहुत ऊंची है, और इस वजह से इंटरनेशनल क्षेत्र में उसे एक शक्तिशाली देश माना जाता है। पावर के और भी तत्व हैं, जैसे आपकी जनसंख्या है। चाइना की जनसंख्या एक मायने रखती है। अमेरिका की मिलिट्री इक्विपमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आविष्कार उसे इस समय का हेजेमोन बनाए हुए। खैर अब तो हेजेमोन बेचारा थोड़ा सा कुछ उसमें आ गया है, डाउन स्थिति में। अब चाइना एक सुपर पावर है, और चाइना सुपर पावर इसलिए नहीं है कि जनसंख्या है साथ में, इकोनॉमिक रूप से भी हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी ये विस्तृत हो रहा है, और अच्छी स्थिति में है अब। और इस वजह से जो चाइना है उभरती हुई सुपर पावर मान रही है, और अमेरिका जैसों को लोग जो इस हेजेमनी एक शब्द आएगा जिसमें हेजेमनी का मतलब होता है विश्व में डोमिनेशन स्थापित करने वाली सिर्फ एक पावर। जैसे गांव में चौधरी बोलते हैं जिसके, जो विश्व का वो अमेरिका था, लेकिन अब अमेरिका को डर लगने लगा है कि चाइना मेरी पोजीशन ना ले ले, तो इस तरह से उनके हितों में क्लैश पैदा हो गया। तो मैंने क्या बताया था कि फॉरेन जो रिलेशन हम बनाते हैं वो फॉरेन पॉलिसी होती है, और फॉरेन पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट पे होती है। और नेशनल इंटरेस्ट पूरे कब होते हैं? जब आपकी
पावर दिखाई देती है। जब सामने मेज पर दो व्यक्ति बैठे, दो देश बैठे, तो दोनों की ये कोशिश रहती है कि मेरे देश को लाभ हो इस समझौते से। ये नहीं है कि अमेरिका का राष्ट्रपति आएगा और भारत के फेवर में समझौता करके चला जाएगा, नहीं। अगर कोई बैठा है यहाँ इस सीट पे, जब दोनों बात करेंगे तो इसका मतलब दोनों ही अपने देश के लिए बैठे हुए हैं, ना भारत कोई कंसेशन करेगा और ना ही अमेरिका। और दिखाएंगे ऐसे कि नहीं जी, हम तो आपका बहुत सम्मान कर रहे हैं, जो भी हित में हो रहा आपके हित में हो रहा है। लेकिन दोनों सामने वालों को पता होता है कि दोनों ही क्या कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं एक दूसरे से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके। जैसे हमारे पाकिस्तान के साथ हालात ख़राब होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दोनों देशों के लोग चाहते हैं कि साथ में ट्रेड तो हमारा चलता ही रहे, चाहे क्राइसिस आ जाए। बहुत सारे लोग उतावलेपन में कह देते हैं तोड़ दो संबंध चाइना से, तोड़ दो संबंध पाकिस्तान से, लेकिन उनसे भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं बीच में। जैसे अब नेपाल के साथ है, सबको ये लगता होगा कि नेपाल छोटा देश है, इसके सामने भारत को झुकने की क्या ज़रूरत है। लेकिन नेपाल जो है भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट का काम कर रहा है। ये बफर स्टेट है। बफर स्टेट का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जो दोनों के को आमना सामना होने से रोक रही है स्टेट, और इसलिए एक मित्र के रूप में ये जरूरी है हमारे। अगर ये छोटा सा देश भी चाइना के पक्ष में चला गया तो हम हमारे जो बॉर्डर हैं वो असुरक्षित हो जाएंगे। ये तो थी आपकी इंटरनेशनल जो रिलेशन कैसे बनते हैं वो चीज़ें। अब भारत के इंटरनेशनल रिलेशन कैसे बने होंगे, और ये बात हम 1947 के बाद की पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और अब तक की, कि कैसे हमारे जो फॉरेन रिलेशन जो हैं वो डेवलप हुए। देखो, किसी भी देश के जो फॉरेन अफेयर्स हैं, एक तो मैंने बताया नेशनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, क्या आपके देश की सिचुएशन कैसी है और उस सिचुएशन के हिसाब से आपके देश की डिमांड क्या है। उस डिमांड के आधार पर ही क्या बनाए जाते हैं, दूसरे देशों से संबंध स्थापित किए जाते हैं। दूसरे एक बड़ी रोल जो होता है वो एक लीडर का होता है, जो उस टाइम जो फेस होता है नेशन का। जैसे हमारे देश में जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1900 जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था तभी से विदेशों में घूमना शुरू कर दिया था, और आने वाले समय में हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे होगी वो भी उन्होंने तय कर लिया था। तो बड़ा रोल हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन करने में रहा जवाहरलाल नेहरू, और उनकी ही नीति पर अब भारत आज तक चले हुए हैं। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हमारे हैं विश्व से संबंध स्थापित करने के, जो नेहरू जी की देन है, और शायद वो उस समय की बहुत बढ़िया रूल्स हमें दिए हैं। क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो सारे विश्व में उथल पुथल मची हुई थी। उथल पुथल क्यों थी? नया नया सेकेंड वर्ल्ड वॉर होके हटा था। बहुत सारे नए देश एशिया और अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के आज़ाद हुए थे, ठीक है, फ्रीडम मिली थी। सबसे बड़ी जो चुनौती थी इन राज्यों में जो है डेमोक्रेसी स्थापित करने की थी, ठीक है। कहीं पर अभी भी नस्ल भेद था, जैसे साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड की पॉलिसी थी, ठीक है। दूसरी बात, परमाणु जो है युद्ध हो चुका था, जापान पे हमले किए थे 9 अगस्त और 6 अगस्त 1945 को, तो कहीं ना कहीं एटम डर भी था और हथियारों की दौड़ शुरू हो चुकी थी। इसके साथ ही यूएनओ जैसी संस्थाएं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसलिए बनाई गई इन शक्तिशाली देशों के द्वारा कि दोबारा से ये युद्ध ना हो, यूएनओ बना दो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 24 अक्टूबर 1945 को बन गई कि दोबारा युद्ध ना हो। वर्ल्ड के जो मामले हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो बातों से, नेगोशिएशन से, मीडिएशन से सुलझाए जाएं, युद्ध ना लड़े जाएं किसी भी तरीके से, क्योंकि युद्ध की जो है सहारकता बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात,
विश्व जो है 2 ग्लोब में बटा हुआ था। कैसे बटा हुआ था? आपको पता है इतिहास में साम्राज्यवाद एक छाया रहा कई सालों तक, मतलब 100-150 साल तक लगभग विश्व में साम्राज्यवाद छाया रहा। और ज्यादातर जो साम्राज्यवादी देश थे, इंपीरियलिज्म जिसे कहते हैं, इंपीरियल जो कंट्री थे वो कौन से थे? यूरोपियन कंट्री थे। ठीक है, ये यूरोप यहाँ पड़ता है उत्तर में, जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ भाग है, ये साउथ भाग। और सारे इन्होंने, यहाँ अफ्रीका पड़ता है आपका, यहाँ जो कुछ पार्ट एशिया का पड़ता है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया का पड़ता है, और ये है लैटिन अमेरिका। सारे देश देखो आप इक्वेटर से नीचे हैं, इक्वेटर से नीचे हैं, तो इसका मतलब ये साउथ में। अमेरिका का प्रभुत्व है यूरोपियन कंट्री, जो जर्मनी है, जापान है। जापान तो वैसे एशिया में आता है, वो भी साम्राज्यवादी देश था कभी वैसे। जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, हॉलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है। ये सारे साम्राज्यवादी देश थे, इंपीरियल बड़े बड़े इनके साम्राज्य सारे विश्व में छाए हुए थे। और सारे विश्व के जो गुलाम देश थे, जो इस कॉलोनियल स्टेट थी, कॉलोनियल का मतलब उपनिवेश, इनकी कॉलोनी थी हम, मतलब हम इनके गुलाम थे, वो सारे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के महाद्वीपों के देश थे। ठीक है, यहाँ से एशिया है, देखो मैप पे बड़ी आसानी रहती है किसी भी घटना को समझने में। ये अफ्रीका है, और ये सारे किस में आते हैं? ये साउथ में आते हैं। साउथ और नॉर्थ का गैप बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि वो कई सैकड़ों सालों तक यूरोपियन देशों के क्या रहे? गुलाम रहे, इंपीरियलिज्म का शिकार रहे। यूरोपियन देशों ने वहाँ शोषण तो किया, लेकिन विकास कुछ नहीं किया। जितने भी विकास किए नॉर्थ के देशों ने अपने लिए किए, साउथ को उसका कोई हिस्सा नहीं मिला। इसलिए साउथ जो नॉर्थ था वो बन गया कैपिटलिस्ट, जो मार्क्स की थ्योरी में आप पढ़ते हो कैपिटलिस्ट। और जो ये बन गए बेचारे पुअर, एक्सप्लॉइट, जिसका हो रहा है एक्सप्लॉइट। और ये बन गए एक्सप्लॉइटर, शोषक। ये बन गए अमीर, रिच, और ये बन गए पुअर। ना इनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, ना इनके पास पैसे थे, ना इनके पास थी भूखमरी, गरीबी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, सामाजिक झगड़े, जो क्योंकि ये सारे देश जो हैं वो डिफरेंस कम्युनिटी से बने हुए थे। सामाजिक झगड़े थे, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रेनिंग कुछ भी इनके पास नहीं था। पैसा इनके पास नहीं था, क्योंकि लंबी गुलामी के पास बात जो है, जितने भी रिसोर्सेज इनके पास थे, ये शोषक बन गए नॉर्थ के देश इनके। अब एक जो जब ये आज़ाद हुए 1950 के बाद, लगभग ये देश आज़ाद हो गए, जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश थे। अब इन्होंने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी, और इन्होंने कहा कि जी हम नॉर्थ से कोई सहायता लेने की बजाय हम साउथ वाले ही आपस में क्या कर लें, समझौते कर लें, संधियां कर लें, अपनी मदद खुद कर लें, ताकि हमें नॉर्थ की जरूरत ना पड़े। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट चला, सारी स्टोरी समझ लेना, उसके बाद ही आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। उसके बाद भारत की क्या स्थिति थी? इंडिया। ठीक है, इंडिया ने डेमोक्रेसी स्थापित कर ली थी। एक मेन ये पहलू है कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। चुनी हुई सरकार यहाँ शासन कर रही थी। चुनी हुई सरकार डेमोक्रेटिक खुद है, तो वो विश्व में डेमोक्रेसी की हिमायती होगी। भारत ऐसी सारी संस्थाओं का सदस्य है जो इस विश्व में शांति स्थापित करती हैं, इसमें नस्ल के भेदभाव को खत्म करती है, इसमें साउथ के जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए काम करती है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करती हैं, झगड़ों को निपटाती है। लगभग भारत जो है, जो विश्व का पंचायती होते हैं ना, वैसे काम करता है। अब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसे डेवलप हुई? हमारी जो फॉरेन पॉलिसी नेहरू जी के सिद्धांतों पर डेवलप हुई। और नेहरू जी की का मतलब ये नहीं कि उन्हीं के माइंड से निकली, जो उस समय देश की सिचुएशन थी,
जो देश की जनता और बहुत सारे और अदर लीडर, कांग्रेस पार्टी, फेमस भारत के लीडर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी जी थे, जो उस टाइम चाहते थे और जो भारत के हित में था, वो नेशनल पॉलिसी हमने अपनाई। तो थोड़ी सी इतिहास देख लेते हैं, घटनाओं का क्रम देख लेते हैं हम कैसे हैं। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। 1945 में यूएनओ जो है की स्थापना हुई 24 को, और हम इसके सदस्य बन गए 30 को। ठीक है, 30 अक्टूबर को, ये 24 अक्टूबर को बनी, 6-7 दिन के बाद हम इसके सदस्य बन गए। 1947 में हम आज़ाद हो गए। इससे पहले जो भारत की फॉरेन पॉलिसी वो तय होती थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा। 1947 में हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को खुद निर्माण करने वाले बने। तो हमारे सामने वर्ल्ड की सिचुएशन क्या थी? वर्ल्ड की सिचुएशन ये थी कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और अमेरिका, यूएसएसआर, जिसे आज रशिया बोलते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, ये जो है मित्र राष्ट्रों के रूप में लड़े। एक गुट इनका था और दूसरा गुट जो इनके काउंटर में कौन सा था, वो था जिसे पोल पावर बोलते हैं, और वो था जर्मनी, इटली, जापान। जो दूसरा गुट था कौन था? जर्मनी, इटली, जापान। ये जो देश थे ये दूसरे गुट में थे। जापान पर बम गिराते ही हिटलर की मौत हो गई। उससे पहले ही हिटलर ने अपने आप को बंकर में गोली मार ली, मुसोलिनी की डेथ हो गई और जापान पर बम गिराए गए कि तीनों शक्तियों का तहस नहस कर दिया। ये विश्व पटल से गायब हो गए। मतलब जो यूरोपियन पावर थी, इंग्लैंड के बहुत सारी जो कॉलोनियल स्टेट थी वो आज़ाद हो गए। बहुत सारा पैसा ऐसा खराब हो गया, नरसंहार हुआ, जितने उद्योग बनाए थे वो नष्ट हो गए। ऐसी स्थिति आ गई कि जो इंग्लैंड है अब सुपर पावर नहीं रह सकता। वैसे तो उस टाइम फ्रांस और इंग्लैंड ही सुपर पावर थे, अमेरिका अभी तक सुपर पावर नहीं बना था, वो एक छुपी हुई शक्ति थे। वो तो युद्ध में भी ऐसे कुछ आए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका कैसे पे युद्ध में शामिल कैसे हुए? जापान ने अमेरिका के एक नेवल बेस था पोर्ट हवाई द्वीप पे हमले कर दिए थे, तब वो शामिल हुए थे, नहीं तो वो होते ही नहीं। तो अभी तक की जो सुप्रीम पावर हुआ करती थी, इंग्लैंड है, फ्रांस है, वो अब जो है विश्व पटल से खत्म हो चुकी थी। अब एक वैक्यूम आ गया था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। वैक्यूम का क्या मतलब है? खालीपन आ गया था और उस वैक्यूम को भरना था किसी के द्वारा। और इस वैक्यूम को भरने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि 9 अगस्त और 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो बम गिराए गए, अमेरिका ने दिखा दिया कि आई एम द सुपर पावर ऑफ दिस टाइम। ठीक है, मैं सबको रिप्लेस कर दूंगा और अब मैं ही एक सुपर पावर हूँ। अब आपको याद हो, मैंने बताया कि अमेरिका के साथ जो एक दूसरा देश था वो था यूएसएसआर। ठीक है, इनकी हम थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। अमेरिका एक सुपर पावर बन चुका था उस टाइम, और यूएसएसआर भी अपने आप को कोई कम नहीं समझता था। अमेरिका एक कैपिटलिस्ट देश था, जिसे बोलते हैं हम उदारवादी, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि पूंजी जो है प्राइवेट व्यक्तियों के हाथों में होती है, ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता होती है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, डेमोक्रेसी होती है, चुनी हुई सरकार होती है, लोगों को अधिकार होते हैं, मतलब आज़ादी मिलती है। लेकिन जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर एक देश था जो था सोशलिस्ट कंट्री। और अगर आप याद करो अपने 9th क्लास को, सोशलिस्ट कंट्री, उसमें 1917 में लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। लेनिन के नेतृत्व में क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। और उस क्रांति में ये जो देश था ये क्या बन गया था?
ये सोशलिस्ट कंट्री बन गया था। मतलब इसमें मजदूरों का जो दल था एक ही। अमेरिका में मल्टी पार्टी सिस्टम है, आज वहाँ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी दो ही हैं वैसे तो, लेकिन तीसरी पार्टी भी हो जाए तो वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो सोशलिस्ट पार्ट जो देश होते हैं जो मार्क्सवाद के सिद्धांतों पर चलते हैं, उनके अनुसार तो क्या है कि मार्क्स ने कहा कि एक मजदूर दल होगा, वही देश का शासन चलाएगा, और दूसरी पार्टियां कोई भी इस देश में होंगी नहीं। तो ये क्या था, एक सोशलिस्ट देश था। और 1920 के आसपास ही मैंने बताया था कि सारे विश्व में साम्यवाद की विचारधारा, जिसे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बोलते हैं, वो बहुत छाई हुई थी। और विश्व के हर कोने में, वर्ल्ड में, हर जगह कोई भी ऐसा देश नहीं बचा था जहां ये पार्टियां ना बनी। इवन इंग्लैंड जो डेमोक्रेसी का गढ़ है, वहां भी मार्क्सवादी पार्टियां बनी, भारत में बनी। और अमेरिका को ये डर सता रहा था, अमेरिका और जो दूसरे कैपिटलिस्ट कंट्री थे, कि कहीं ना कहीं अगर साम्यवाद हमारे देश में भी आ गया तो जो हमारा पैटर्न है, कैपिटलिस्ट पैटर्न है गवर्नमेंट का, वो खत्म हो जाएगा और हमारे यहाँ भी क्रांति हो जाएगी। अब ये तो आइडियोलॉजी की बात है, इसे आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, विचारधाराओं का। लेकिन जो विदेश नीति होती है इतने छोटे मुद्दों पर होती नहीं है। वैसे एक दूसरे से लोग नफरत कर सकते हैं, लीडर जो जो देश की कमांड अपने हाथ में लिए वो नफरत कर सकता है एक दूसरे से, लेकिन ये बड़ा कारण नहीं बनता कॉन्फ्लिक्ट का। कॉन्फ्लिक्ट का कारण ये था कि जैसे ही जापान पे एटम बम गिराए अमेरिका ने, तो सॉरी ये नहीं आएगा, अमेरिका ने जैसे ही बम गिराए तो यूएसएसआर को ये लगा कि मुझे धोखा दिया गया। अब उसे कैसे धोखा दिया गया, क्योंकि जो युद्ध था उसमें सारे इकट्ठे मिलकर प्लानिंग करते थे, लड़ते थे, लेकिन उन्होंने तो परमाणु युद्ध के बारे में बताया ही नहीं कि हम बम गिराएंगे। और दूसरी बात ये है कि ये बम बनाने की जानकारी हमें नहीं है। कभी ना, ये तो एक धोखा देने वाली बात होगी कि आप हमें ये बता नहीं रहे। अगर मैं आपका पार्टनर हूँ किसी भी युद्ध में, तो आप मुझे भी सारी जानकारी पता होनी चाहिए ना। तो मेरी कोई सलाह ही नहीं ली गई कि जापान पे हमले किए जाने चाहिए या नहीं, या मुझे परमाणु जो बम है उसकी जानकारी ही नहीं दी गई। परमाणु बम के बारे में अगर मैं बताऊं कि अमेरिका को ही ये पावर कैसे मिली, तो मैं आपको थोड़ी सी जो जानकारी ऐड करने के लिए ज़रूरी है वो है। आपको पता है जर्मनी में कौन शासक था? हिटलर था, ठीक है। हिटलर, आपको पता है, यहूदियों को बाहर निकाल रहा था। पता नहीं उसके एक सनक चढ़ी हुई थी कि यहूदी हैं हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, यहूदियों के कारण हमारा जो देश है वो भी वर्साए जैसी संधियों का शिकार रहा है। उन्होंने यहूदियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिया और पकड़ पकड़ के उन्हें देश से बाहर निकाला गया, मार दिया गया। 2 यहूदी साइंटिस्ट उस समय परीक्षण कर रहे थे जर्मनी में एटम बम की, ठीक है। और उनमें एक जर्मन लेडी भी थी। और ये जो जैसे ही ये सिलसिला चला कि यहूदियों को पकड़ा जाएगा, जब उन्हें अपनी जान का खतरा हुआ, तो ये जो दोनों साइंटिस्ट थे वो अमेरिका भाग गए। 1920-21 की बात है ये। और 1920-21 में क्या हुआ फिर, उन साइंटिस्ट के पास एक दिन लेटर आया, जो वो लैब जिसमें वो परीक्षण कर रहे थे वो उसमें ब्लास्ट हो गया। और उस लेडी ने लेटर लिखा, जो जर्मन लेडी थी, कि जिस बात पे हम परीक्षण कर रहे थे, अणुओं का जो विखंडन करके एक एटम फ्यूजन होता है और एक फिक्शन होता है, फ्यूजन होता है, विखंडन, नाभिकीय विखंडन जिसे बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, उसके द्वारा जो हम बम बना रहे थे, वो जो परीक्षण है वो कामयाब हो गया। लैब तो जल ही गई, लेकिन ये प्रूव हो गया कि जो चीज़ हम तैयार कर रहे थे, वो जो जिस तरीके से हम कर रहे थे तैयार, वो सही था। तो हिटलर का जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा था। ये मिले जो महान साइंटिस्ट थे अमेरिका के, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन उस टाइम इतना रिसर्च कुछ नहीं कर रहे थे, बस उन्हें कहीं बुला लिया जाता था। और वो मिले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस टाइम, रूजवेल्ट से।
कि हम इस तरह से अगर आने वाले समय, क्योंकि क्राइसिस तो चले रही थे, पता चल रहा था भी कितना क्राइसिस अगर हो रहे हैं तो लड़ाई तो होगी, और हिटलर जो है ऐसे काबू में आने वाली चीज़ थी नहीं। और अमेरिका उस टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक हब बन चुका था। उसका ध्यान ही, वो आइसोलेशन में का जीवन जी रहे थे, अलगाव का जीवन जी रहा था। उसे जो आम इसमें हो रहा था संसार में, उसे कोई मतलब नहीं था उस चीज़ से। अपनी पावर बढ़ाने में लगा हुआ था अमेरिका। तो वो जब साइंटिस्ट गए अमेरिका के उसके पास, तो उन्होंने क्या किया, उनको इजाज़त दे दी कि चलो आप बनाओ, और आप देखो ये बॉम्ब जो है वो अमेरिका के मित्र राष्ट्र पर गिराए गए, इटली पे, ये जर्मनी पर भी गिर सकते थे। मतलब किस तरह से स्थितियां घूमती हैं, और अपने ही देश की जो टेक्नोलॉजी हम किस तरह से हमारे दुश्मन देशों के हाथ में आ जाती है हमारी गलत पॉलिसीज की वजह से। तो इस तरह से एटम बम जो है वो अमेरिका को मिले। अब जो यूएसएसआर है उसको ये लगा कि अब मैं सुपर पावर नहीं रहा, क्योंकि 1917 में जब यूएसएसआर में क्रांति हुई, वहाँ मजदूर दल की स्थापना हुई। इससे पहले जार का शासन था, और जारों ने रूस को बिल्कुल बैकवर्ड देश की स्थिति में ला दिया था। 1904 में वो जापान से हार भी गया था। 1917 से लेकर 1945 तक इतनी तरक्की की यूएसएसआर ने कि बहुत सारे देश जो हैं वो ये सोचने पर मजबूर हो गए थे लोग कि अगर हमें अपने देश की तरक्की करनी है तो हमें रशियन मॉडल अपनाना चाहिए, जो इतने थोड़े से दिनों में ये देश इतना तरक्की कर चुका है, तो हम भी ऐसे तरक्की कर सकते हैं। तो एक ये भूत जो था कम्युनलिज्म का, इसलिए भी था क्योंकि इस कम्युनलिज्म के कारण जो है वो विकास बहुत हुआ था यूएसएसआर का। तो अब यूएसएसआर और अमेरिका में ठन गई कि एक तो आपने धोखा दिया है, एटम बम बनाए हैं, एटम बम गिराए हैं, आप बहुत सारी बातें आप मुझसे छिपा रहे हैं। दूसरी बात, 1945 में जब लड़ाई हुई और जर्मनी, जापान और इटली के जो छोड़े हुए क्षेत्र हैं उनके लिए छीना झपटी शुरू हो गई कि मुझे इतना मिलना चाहिए। मतलब उनके कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गए, अमेरिका और जो दूसरी पावर्स थी और यूएसएसआर। और जो अमेरिका के साथ जो है यूरोपियन कंट्री हमेशा से ही साथ में रहे हैं, ब्रिटेन और फ्रांस वगैरह, तो उनका एक गुट बन गया, एक यूएसएसआर का गुट बन गया जिसे यूएसएसआर ब्लॉक बोलते हैं, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, यूएसएसआर अलायंस बन गई है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, और एक हो गया यूएसए गुट। ऐसी घटनाएं हुई कि दोनों देशों के संबंध इतने खराब हो गए कि 1990 तक इन दोनों देशों में कोल्ड वार चला, शीत युद्ध। देखो युद्ध हुआ नहीं, क्योंकि दोनों शक्तियों को पता था कि अगर ये युद्ध होगा तो ये बहुत ही तबाही लेकर आएगा, क्योंकि दोनों शक्तियां उस टाइम जब परमाणु बम का पता चला तो यूएसएसआर ने भी क्या है अगले ही साल परमाणु बम बना लिए। दोनों में अंतरिक्ष जो युद्ध है उसके लिए होड़ छिड़ गई। इसने सबसे पहले अंतरिक्ष में अंतरिक्षयान भेजा, यूएसएसआर ने पहले स्टार्ट कर रहा था, लेकिन यूएसए चाहता था कि मैं पहले भेजूं सैटेलाइट, लेकिन यूएसएसआर ने 1956-57 के आसपास जो है सोयूज नाम का एक विमान सबसे पहले भेजकर अपनी धाक जमा ली थी। तो इस तरह से कंपटीशन शुरू हो गया दोनों गुटों में। अब इन देशों ने क्या करना शुरू कर दिया कि अपने पीछे बहुत सारे नए आज़ाद हुए देश हैं वो लगाने शुरू कर दिए। यूएसएसआर क्या चाहता था कि जो मेरे पीछे या मेरे अलायंस में जो लोग होंगे वो कम्युनिस्ट हों, और जो यूएसए चाहता था कि मेरे देश के पीछे जो है तो लिबरल डेमोक्रेसी आए वह। और लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन वगैरह, और कम्युनिस्ट का होता है पब्लिक सेक्टर के उद्योग वगैरह को ज़्यादा बढ़ावा देना। लिबरल डेमोक्रेसी आए, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी सिर्फ यूएसएसआर के लिए थी। जो देश इसके पीछे लगे वो अमेरिका के लिए उनकी कोई सिंपैथी नहीं थी। उसने जी भर के उनकी आज़ादी का भी खंडन किया है, उनके जो संप्रभु सत्ता उसको भी चोट पहुंचाई है, उनको युद्धों में धकेला है, उनके रिसोर्सेज का यूज किया है। अमेरिका जिसके साथ लगा उसका विनाश ही हुआ। अब ये देश इनके पीछे लगे क्यों फिर? क्योंकि इनको मदद चाहिए थी।
साइंस टेक्नोलॉजी चाहिए थी, नए नए आज़ाद हुए थे। अमेरिका और रूस से उनको उम्मीद थी कि ये हमारी रक्षा करेंगे। हमारे पास तो परमाणु बम नहीं है, अगर मान लो भारत है, अगर चाइना या पाकिस्तान हम पर हमले करते हैं तो हमारी रक्षा ये करेंगे। हमारे पास पैसे नहीं हैं इकोनॉमी को बिल्डअप करने के, तो ये हमें पैसा देंगे। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है किसी चीज़ को बनाने की, तो ये हमें टेक्नोलॉजी देंगे। उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी जो नए आज़ाद हुए देश थे। और इस वजह से दो गुट बन गए, एक साम्यवादी गुट जिसे बोलते कम्युनिस्ट, और दूसरा था कैपिटलिस्ट गुट या लिबरल गुट। ठीक है। और इसमें बहुत सारी अलायंस हुई, बहुत सारी संधियां की इन्होंने। उस अलायंस में जो लोग देश आपस में जुड़े और उन्होंने लिख दिया, ये मिलिट्री अलायंस थे। वैसे तो हमने भी बहुत सारी अलायंस किसी के साथ की हुई है, लेकिन वो सिर्फ इकोनॉमिक व्यापार को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को बिल्डअप करने के लिए, या शांति के जितने भी कार्य होते हैं उसको करने के लिए। लेकिन ये तो मिलिट्री अलायंस थे भाई, कि अगर एक देश ने, इस गुट वाले ने इस पे हमले कर दिए तो इस गुट के जितने भी देश हैं वो मिलकर लड़ेंगे। मतलब तबाही का पूरा सामान इन्होंने तैयार कर लिया। और इस वजह से जब इन्होंने देखा कि राइवलरी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एक दूसरे से दुश्मनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हथियारों की दौड़ शुरू हो गई। और हथियार भी ऐसे ऐसे कि दुनिया को कई बार ख़त्म कर दे। और ऐसे में इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, विश्व के जो देश थे उनकी तरफ, जैसे ये भारत है, यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी है, ये पूरा हिंद महासागर है। अमेरिका और रसिया दोनों चाहेंगे कि यहाँ हमारे यहाँ नेवल अड्डे हों, ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े, अमेरिका क्योंकि वहाँ से बॉम्ब चलाते हुए उसे टाइम लगेगा, यहाँ नेवल बेस हो गए तो यूएसएसआर पर आसानी से हमले किए जा सकते। ऐसे इन्होंने सारे टापुओं पर, समुद्रों पर देशों से समझौते कर करके अपने नेवल बेस और परमाणु हथियारों के बेड़े जो हैं समुद्रों में डाल दिए गए, या जो बेस बनाए गए मिलिट्री बेस वहाँ डाल दिए गए। अब ऐसी स्थिति में, इतनी हॉट स्थिति में, भारत जैसे देशों के लिए ये था कि हम क्या करें, क्या हम गुट में शामिल हो जाएं। गुट में शामिल हो जाएं तो कौन से गुट में शामिल हो जाएं और क्यों शामिल हो जाएं, बस ये एक बड़ा क्वेश्चन था भारत की राजनीतिक जो हमारे पॉलिटिशियन थे उनके सामने। और फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी जो हमें तय करनी थी, वो भी इसी बेस थी कि हम अमेरिका के साथ लगेंगे तो हमारा फॉरेन पॉलिसी का जो रूप है वो बिल्कुल अलग होगा, और अगर हम रशिया के साथ लगेंगे तो हम फॉरेन पॉलिसी अलग होगी। क्यों? क्योंकि जो यूएसएसआर के साथ लगेंगे तो हम अमेरिका और उसके समर्थक देशों से संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे, उनसे कुछ भी नहीं ले पाएंगे। और अगर अमेरिका के गुट में शामिल होंगे तो हम रशिया और उसके जो समर्थक देश हैं उनके साथ हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते। और मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था कि भारत का जो रुझान है वो सोशलिस्ट था इकोनॉमिक रूप से। हमने सारा पैटर्न जो है विकास का हमने कहाँ से लिया था, यूएसएसआर से। नेहरू जी समाजवादी थे खुद भी, लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो सेटअप था, गवर्नमेंट थी, वो कौन सी थी? वो थी लिबरल डेमोक्रेसी, अमेरिका और उसके साथियों जैसे। ठीक है, तो हम ना तो पूरी तरह से सोशलिस्ट थे और ना ही हम पूरी तरह से कैपिटलिस्ट थे, पूंजीवादी थे। तो हम सोच ही नहीं पा रहे थे कि हम किस में शामिल हों। और बहुत अच्छे लीडर थे, बहुत अच्छा निर्णय था कि हमने निर्णय किया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। और ये दुनिया के लिए एक अचंभे वाली बात थी कि भारत जैसे देश जो गरीब हैं, बहुत अभी अभी आज़ाद हुआ, उनकी कैसे हिम्मत हो गई, वो इतनी सुपर जो पावर हैं अमेरिका और रशिया, उनके साथ जो है संबंध स्थापित ना करें, उनके गुटों में शामिल ना हो। हमारे पड़ोसी जो भाई हैं वो भी शामिल हो रहे थे। तो भारत ने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये मैं सारी विशेषताएं बता रही हूँ आपको, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी हमने अपनाई, और इसको वैसे कहते हैं नाम, NAM, और इसका पूरा नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसका मूवमेंट है सब।
नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था, ये पूरा क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आएगा। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अनुसार भारत किसी भी देश में किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, हम न्यूट्रल रहेंगे, तटस्थ रहेंगे। तटस्थ का मतलब ये नहीं कि हम तमाशबीन होंगे कि दुनिया में लड़ाई हो जाए हम कहीं छुड़वाने नहीं जाएंगे, मतलब मध्यस्थता करने नहीं जाएंगे। हम एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे फॉरेन अफेयर्स में, लेकिन हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। और इस गुट में जबकि हमारा जो पड़ोसी देश था 1948 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमले किए, तो उन्होंने अमेरिकन गुट को जो है अमेरिकन गुट को ज्वाइन कर लिया भारत के खिलाफ, क्योंकि उसको लगता था कि अमेरिका हमें हथियार देगा, पैसे देगा और भारत से जो जम्मू कश्मीर का इलाका वो ले लेंगे और हमारे जो है काम आएगी। लेकिन आप पता है आज अब पाकिस्तान के जो बुरे हालात हैं वो अमेरिका के कारण भी हैं। और आज हम जिस स्थिति में खड़े तो हमें लगता है कि हमारे जो नेता थे उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया, क्योंकि हमारे जो लीडर्स थे उन पे बड़ा दबाव था विपक्ष का। जैसे सी राजगोपालाचारी थे, उन्होंने अलग पार्टी बनाई, वो चाहते थे कि जो नेहरू जी है वो अमेरिकन गुट में शामिल हो जाए। बहुत सारी दबाव था कि आप यूएसएसआर में शामिल हो जाए या अमेरिका में हमें ज़्यादा हथियार मिलेंगे, हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन नेहरू जी ने एक नया ही मूवमेंट चलाया, नाम। और ये विश्व के पांच जो लीडर थे, एक इंडोनेशिया के सुकर्नो थे, एक नासिर थे, टीटो थे और एक भारत के एक नकुरमा वामा थे घाना के। नेहरू थे इंडिया के, नेहरू इंडिया के थे, नकुरमा वामा घाना के थे, सुकर्नो इंडोनेशिया के थे, नासिर ये शायद मिस्र के थे और एक थे टीटो यूगोस्लाविया के थे। वैसे ये जो 3 थे ये तो निरंकुश तानाशाह थे, लेकिन अपने अपने देश को आज़ाद करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इन 5 नेताओं ने मिलकर एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया, जिसको नाम के नाम से फेमस हुआ। और अमेरिका ने बड़ी इसकी आलोचना की कि ऐसी कोई थ्योरी नहीं होती, इस सिचुएशन में कोई होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि वो किसी गुट में शामिल ना हो। भारत पर आरोप लगाया कि ये तो यूएसएसआर के इशारों पर चलता है, ये तो दुनिया को बहका रहा है, इल्यूजन फैला रहा है कि वो न्यूट्रल है, वो यूएसएसआर का पिछलग्गू है। भारत पर ये आरोप लगे, लेकिन भारत ने अपने नाम की पॉलिसी को ये फैलाया और नाम का ऐसा मूवमेंट चला कि बहुत सारे एशियन अफ्रीकन देश को ये बात समझ में आएगी कि हम इन पावर के पीछे लगेंगे, कि जो लगेंगे तो ये इतनी जो पावर हमें बहुत मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है, सोवरेनिटी मिली है। सोवरेनिटी का मतलब होता है किसी भी देश के फैसले लेने की आज़ादी, जो ये मिली है वो हम खो देंगे किसी भी गुट में शामिल होकर। और आज इसके 120 सदस्य हैं। अभी इसकी कोविड-19 के कारण इसका सम्मेलन हुआ है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस से इसका सम्मेलन हुआ है, हो नहीं पाया। वैसे आज इसकी ज़्यादा सी वैल्यू भी इतनी नहीं है, लेकिन इस तरह हालात जैसे दिख रहे हैं, रूस और अमेरिका और चाइना आपस में कॉन्फ्लिक्ट में पड़े हुए हैं वर्तमान में, क्योंकि काफ़ी समय तक फिर 1990 में आते आते जो है यूएसएसआर का विखंडन हो जाता है, ये कई देशों में बढ़ जाता है, गरीब देश बन जाता है, इकोनॉमी डाउन आ जाती है। तो लड़ने की स्थिति में नहीं था, लेकिन दोबारा से ये फिर उठा है और सुप्रीम पावर हो गई है। और अमेरिका और जो रशिया है, यूएसएसआर तो नहीं रहा अब, उसका नेतृत्व रशिया कर रहा है और एक धुरी इनके साथ चाइना है। ये तीनों पावर एक दूसरे से के आमने सामने हैं आज, तो स्थिति थोड़ी तनाव में बनी हुई है। तो शायद दोबारा से नाम की फिर ज़रूरत पड़ जाए। तो ये एक जो हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी की विशेषता थी, वो एक नाम भी थी। मतलब लंबे समय तक हमारी पॉलिसी नाम की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी नाम के सिद्धांतों पर चलती रही कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं, ना अमेरिकन गुट में, ना उसमें रशियन गुट में। ठीक है, तो ये बहुत सारी विशेषताएं मैंने करवा दी हैं। उसके बाद नस्ल भेद की नीति जैसे अफ्रीका में थी,
उसके खिलाफ भारत ने काफ़ी आवाज़ उठाई विश्व स्तर पर। और दूसरा, साउथ में कॉरपोरेशन के लिए भारत ने बहुत प्रयास किए और अंत में एक मंच स्थापित किया एशियन अफ्रीकन यूनिटी का, जो इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे। उसके बाद यूएनओ का एक एक्टिव मेंबर रहा। अब तो यूएनओ का सदस्य बनने, परमानेंट सदस्य जिसके पास वीटो पावर हो, इसकी एक यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, चाइना, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड और रशिया। उसके पास वीटो पावर है। ये भारत भी कोशिश कर रहा है कि भारत को वीटो पावर मिल जाए, क्योंकि भारत यूएनओ का एक एक्टिव सदस्य रहा है। इसके जितने भी प्रिंसिपल हैं यूएनओ के, शांति स्थापित करना, युद्धों को रोक लगाना, बातचीत से मामलों को सुलझाना, एपिडेमिक्स या एजुकेशन एपिडेमिक्स में सहायता करना, इस तरह से यूएनओ के प्रिंसिपल को फॉलो करने वाला है भारत। तो बहुत सारी विशेषताएं इस लेक्चर में आ चुकी हैं। हम स्टार्ट करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, इंट्रोडक्शन मैंने बता दी है और उसके बाद मैंने पूरी सिचुएशन भी बता दी है। लेकिन धीरे धीरे हमारी नेशनल पॉलिसी में चेंज भी आएगा, क्योंकि क्राइसिस इतने बढ़ जाते हैं, हमारे युद्ध हमें करने पड़ते हैं। 1948 में, 1965 में चाइना के 62 में चाइना के साथ, 1965 में भारत पाक, फिर 1971 में, 1971 में फिर भारत पाक के बीच में, 1999 में फिर करगिल वार हुआ। तो ऐसे में हमें किसी न किसी साथी की ज़रूरत थी और ये भारत की पॉलिसी एक यूएसएसआर के झुकाव में आ गई थी, क्योंकि ये ऐसा देश था जिन्होंने 1971 में हमारी बड़ी मदद की थी, अमेरिका और जो पाकिस्तान गुट बने हुए थे उनके खिलाफ में। वर्तमान में ये गुट तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जो पोल्स बने हुए जैसे अमेरिका और पाकिस्तान और चाइना का एक पोल है जो हमारे अगेंस्ट है। आज भी अखबारों में पढ़ रहे थे कि ये किसी इंडस रिवर पे बांध बना रहे हैं, जो जिन पर भारत, जिस जमीन पर भारत अपना आधिपत्य दिखाता है मैप में, बाल्टिक गिल्गिस्तान के आसपास ये क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में। तो ये भी क्राइसिस हैं और चाइना जो है वो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ साध रहा है। तो ये तो चलती रहेंगी, हर रोज़ फॉरेन पॉलिसी बदलती है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप भी साथ साथ में टीवी से या यूट्यूब चैनल से जो करंट अफेयर आते हैं वो आप पढ़ो, क्योंकि बिना करंट अफेयर पढ़े आप फॉरेन पॉलिसी को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी बदलती है, बेसिक प्रिंसिपल तो नहीं बदलते, लेकिन घटनाएं बदलती हैं, समझौते बदलते हैं, नई संधियां आती हैं, नए रिलेशन स्थापित होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको डायनामिक सब्जेक्ट की तरह पढ़ें और नई नई जानकारी इसमें ऐड करें। थैंक यू वेरी मच।